हेलो। आज की कहानी आत्मसम्मान का संघर्ष। इसे सुमन ने लिखा है और ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है, जिसके संपादक अशोक कुमार गर्ग हैं। एंड दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ लाइफ स्टोरीज उन औरतों की जो सफाई कर्मचारी की तरह जिन्होंने काम किया है। आत्मसम्मान का संघर्ष। मेरी आयु 40 वर्ष हो चुकी है। मैं अपनी कहानी बचपन से शुरू करती हूँ। बचपन की यादें ताजा करती हूँ तो आनंद का अनुभव होता है। मेरे पापा कहते थे, मैं अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पालूंगा। पापा ने हमें बहुत प्यार दिया। हमारी इच्छा बोलने से पहले पहले ही पूरी हो जाती थी। मैंने सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है। तब इतना ध्यान ही नहीं था कि पढ़ना जरूरी है। माँ सदा कहती थी पढ़ लो, लेकिन पापा हमें खेलने के लिए कहते थे। वे हमें हमेशा खुश देखना चाहते थे और हमें खुशी खेलने में मिलती थी। दूसरे मुझसे छोटा भाई विकलांग था। 9 महीने की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। उसकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती थी। इधर कई बार हमारी टीचर कहती थी कि सुमन, आज मेरे घर काम वाली नहीं आई, तुम जाकर साफ सफाई कराओ। महीने में 2-3 बार हम 3-4 लड़कियां उनके घर पर झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन आदि का काम कराते थे। इसके बदले मैडम हमें खेल कूद का मौका दे देती थी। पढ़ाई के लिए कोई दबाव नहीं होता था। पापा की नौकरी फूड डिपार्टमेंट में थी। माँ हाउसवाइफ थी। हम सारा दिन कंचे या गिल्ली डंडा खेलते थे। मुझे पैंट शर्ट पहनने का बहुत शौक था, जो पापा ने पूरा भी किया। मेरे पापा को हमारे सभी शौक पूरा करना अच्छा लगता था। हम भी नए नए शौक पालते रहते थे। जिंदगी मजे से चल रही थी। हम अपने बचपन में मस्त थे। अचानक से घर में शादी का जिक्र होने लगा। अभी मेरी उम्र 12 बरस की थी। शादी की समझ नहीं थी, लेकिन घर वालों ने बड़ी बहन के साथ ही उसके देवर के साथ मेरी शादी कर दी, क्योंकि घर वाले सोचते थे कि एक ही खर्च में काम चल जाएगा। गुड्डे गुड्डियों से खेलने की उम्र में मुझे पति मिल गया था। बहन का पति शादी के दिन भी शराब पिए हुए था। इसका पता बहन को चल गया और उसने शराबी पति के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन परिवार के दबाव में जाना पड़ा था। मेरे पति की उम्र मुझसे 2 साल ज्यादा, यानी कुल 14 वर्ष थी। शादी के 5-6 साल बाद 5-6 साल सब ठीक चला, फिर हालात बदलने लगे। 1997 में मैं गर्भवती हुई और इसी बीच मेरी बहन, जो मेरे जेठ के साथ ब्याही थी, के झगड़े बढ़ गए। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान रखते थे। इसका असर मुझ पर भी पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद मजदूरी के लिए जाना पड़ता था। खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता था। इससे मेरी सेहत दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। घर में झगड़े होते ही रहते थे। डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि खून की कमी है। माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। इसको अच्छे खाने पीने की जरूरत है, लेकिन मेरे सास ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो कहती थी कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा मुझे ही सुना देती। मैंने पापा को बताया। उन्हें मैं हर छोटी से छोटी बात बताती थी। जब मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, मैंने सबसे पहले पापा को बताया। पापा मेरी हालात देखकर बहुत दुखी हुए। वे मुझे मायके ले गए। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, खून की कमी है, ठीक से खिलाओ पिलाओ, देखभाल करो, ठीक हो जाएगी। माँ पापा ने मेरी खूब सेवा की। मुझे पूरा दिन खाने को कुछ न कुछ देते रहते। खुश रखने के लिए जो बन पड़ता सब करते। मायके में ही 1998 में मैंने एक सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो मैं ससुराल आ गई। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन का तलाक हुआ और मैं वहीं ससुराल में थी। ससुराल वालों ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए और खूब छींटाकशी करते। मैं सब सह रही थी और चुपचाप मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी और सोचा करती थी, जैसे ही तलाक की बात पुरानी होगी ये लोग मुझे तंग करना बंद कर देंगे। लेकिन उसका उल्टा हुआ। मेरे पति ने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। इस दौरान हरियाणा में शराबबंदी लागू हुई थी।
वह घर से ही शराब बेचने लगा और सारा दिन खूब खुद भी टल्ली रहता। मेरे साथ अब बात बात पर मारपीट व गाली गलौज होने लगा। सास ससुर पति सभी ने मिलकर मेरा जीना दुभर कर दिया। जब इस पर भी मैं मायके नहीं गई तो मेरे पति मुझे मायके वालों से मिलवाने के बहाने मायके छोड़कर आ गए, वे वापस लेने भी नहीं आए। मैं अपने माँ बाप के ऊपर से ऊपर मैं अपने माँ बाप से ऊपर होकर अपने बच्चे को लेकर फिर ससुराल आ गई। वापस आने के बाद इन्होंने मेरे साथ और ज्यादा लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और हर तरह का खर्चा बंद कर दिया। लेकिन मेरे माँ पापा की कृपा मुझ पर बनी हुई थी। वे मुझे हर तरह का घर का जरूरी सामान भेजते। माँ पापा मदद करके मुझे दुखों से निकालना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने कसम उठा रखी थी कि मुझे चैन से नहीं जीने देगा। पति देव वो सारा सामान बेच आते जो पापा मुझे भेजते थे। साहब पूरे शक्की थे। यदि मेरा घूंघट जरा भी इधर उधर होता वे मुझे वहीं पीटने लगते। एक दिन मैंने जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी, इसका रंग कुछ ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जैसे ही पल्ला थोड़ा ऊपर कर देखना चाहा, उसने मुझे कनपट्टी पर इतना जोर का थप्पड़ मारा कि मेरा सिर घूम गया। मुझे कुछ देर सुध बुध नहीं रही, मैं वहीं बैठ गई। पति के साथ साथ सास भी कुछ कम नहीं थी। वह हर बात नमक मिर्च लगाकर अपने बेटे को बताती। आज यह बाहर खड़ी थी, आज इसने मुझे गरम खाना नहीं दिया, आज इसने चाय देरी से दी। हर दिन मुझे पिटवाने का कोई न कोई कारण वह ढूंढ ही लेती। माँ की बात सुनते ही आज्ञाकारी बेटा लाल पीला हो जाता और लात घूंसों से मुझे तब तक मारता जब तक उसका मन नहीं भर जाता। मारपीट के बाद मैं रोती रहती, काम करती रहती। यदि काम ना करूं तो भी फिर मार खानी पड़ेगी, इसलिए लगी रहती। काम में खाना पीना तो याद ही नहीं रहता। मुझे लगता मार तो महिला के लिए दाल रोटी है। जिस तरह दाल रोटी रोज खाई जाती है, मार भी रोज खाई जाती है। मेरी हालात देख माँ बाप कहते तलाक ले ले। मैं यह सोचकर जैसे तैसे समय बिताती रही कि एक बहन पहले ही माँ बाप के घर बैठी है, मैं भी यहाँ से चली गई तो उन पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा। बस इसलिए सब सहन करती रही। जिस तरह मेरा पहला बच्चा मेरी माँ के घर पर हुआ था, दूसरा बेटा होने पर भी मुझे 4 महीने मायके में रहना पड़ा। फिर मैं ससुराल आई तो तीसरा लड़का हुआ, लेकिन किसी का भी व्यवहार मेरे प्रति नरम नहीं हुआ। अब मेरे पति की तरक्की हो गई, उसने बाहर भी लड़ाई झगड़े व मार पिटाई शुरू कर दी। जेल जाना, छूट कर आना, फिर से जेल जाना, यह नियम बन गया। मैं अपने तीनों बच्चों को पाल रही थी और मार खा रही थी। अब उसकी मार से मुझे कोई बचाने भी नहीं आता था, क्योंकि जो भी बचाने आता उसे कहता था तेरी लुगाई है तो तेरा इतना दर्द होवे है। सन 2002 की बात है। एक दिन वह शराब पीकर आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मेरा सिर फूट गया। मेरी चाची सास ने पानी के छींटे मारे, तब जाकर कहीं होश आया। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मायके चली जा, नहीं तो तुझे जान से मार डालेगा। उसने एक रिक्शा बुलाकर मुझे बस स्टैंड भेज दिया। मैं अपने दोनों बड़े बेटों को वहीं छोड़कर 3 महीने के छोटे बेटे के साथ हिसार की बस में बैठ गई। इस हालात में ड्राइवर कंडक्टर ने भी बैठाने से मना कर दिया। मेरा पति मुझे मारने के लिए वहां भी पहुंच गया। यह देखकर ड्राइवर कंडक्टर को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने बस चला दी। ड्राइवर कंडक्टर ने ही मुझे हिसार के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया और पापा को अस्पताल में बुलाया। 15 टांके आए। इस बार मैं मरते मरते बची। अब फिर मैं अपने पुराने ठिकाने यानी मायके पर आ गई। इस बार तो निर्णय कर लिया था, मेहनत मजदूरी करूंगी लेकिन वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैंने घरों में साफ सफाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान ठेके पर सफाई कर्मचारी भर्ती निकली और मैंने 2003 में झाड़ू का काम पकड़ लिया। जैसे ही पति को पता लगा मेरी नौकरी लग गई, वह मुझे लेने आया और साथ चलने को कहा। उसने मेरे मायके में भी मुझ पर हाथ उठा दिया। वह मुझे 3 बार लेने आया। अब तीसरी बार आया तो मैंने डंडा उठा लिया।
हिसार के तेलियान पुल से राजगुरु मार्केट के राम चाट भंडार तक उसको पीटते हुए ले गई। वह आगे आगे भाग रहा था और मैं पीछे पीछे। इसके बाद पंचायत आई। पंचायत पहले से ही पंचायत पहले से ही फैसला तय करके आई थी। मैंने पंचायत को भी भगा दिया। घर वालों ने कहा बच्चों को ससुराल में छोड़ दें, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अपने बच्चों को किसी और के भरोसे पर जन्म नहीं दिया है, मैं ही पालूंगी और देख रेख करूंगी। मैं घर वालों को खर्चा देने लगी। इसके बाद भाई की भी शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद भाभी भी चिक चिक करने लगी, कभी बच्चों के बारे में, कभी खर्चे को लेकर, कभी किसी और बात पर। इस दौरान मम्मी की मृत्यु हो गई। अब माँ के बिना बेटी को घर में कौन रखता है। पापा का भी घर में कोई प्रभाव न रहा। तब मैंने अलग रहने का फैसला ले लिया और जनवरी की तीखी ठंड में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में चली गई। इस तरह अपनी अलग गृहस्थी शुरू की। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर देती और अपने काम पर चली जाती और शाम को लौट कर आती। बच्चे कभी स्कूल जाते, कभी बाहर खेलने चले जाते। मेरे दो बेटे छठी तक पढ़े हैं और एक पांचवी तक। आगे पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि ड्यूटी के चलते मैं उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सकी। इसी दौरान मेरी मुकेश नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई। वह ऑटो रिक्शा चलाता था। कई दफ़ा उसके ऑटो से आना जाना होता था। हमारी जान पहचान बढ़ती गई और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता हमने हमने एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता दी थी। उधर मेरे पति को अब तक कोई पछतावा नहीं था। उसका व्यवहार वैसा ही था। मैंने मुकेश से सारी बातें स्पष्ट की। अपने पति से तलाक ले लिया और घर वालों की मर्जी के खिलाफ मुकेश के साथ शादी कर ली। मेरे दूसरे पति ने कोई और बच्चा न करने का निर्णय लिया और मेरे तीनों बच्चों को पिता का प्यार दिया। वे बीए पास हैं। उनका व्यवहार दोस्तों जैसा है। हमें साथ रहते 13 बरस हो गए हैं। मेरे बीमार पिता की भी सेवा कर रहे हैं। अब मेरा जीवन बचपन की तरह सुंदर हो गया है। अच्छा जीवन साथी है। मेरी नगर निगम में नौकरी है। मैं अपने पुराने बुरे दिनों को भूल चुकी हूँ। हमारी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। आत्मसम्मान के साथ जीने में सचमुच आनंद है। हाँ, यदि कोई हमें वाल्मीकि होने के कारण बर्तन नहीं छूने देता तो हम उसके घर का पानी भी नहीं पीते, न अपने घर वालों को पीने देते हैं। पति से अब काम नहीं होता है। मैं घर में अकेली ही कमाने वाली हूँ और महंगाई इतनी हो गई है कि 14,000 में पूरा नहीं पड़ता। मेरे 3 लड़के हैं। सैलरी कम होने के कारण मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाई। मैं सिर्फ उनके खाने का खर्चा ही उठा सकती थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही। मैं किराए के मकान में रहती हूँ। जहाँ काम करती हूँ वहाँ तो कुछ लोगों का बर्ताव सही है, पर ज़्यादातर लोगों का बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं रहता। काम बताने के लिए मीठा बोलते हैं, पर काम न हो तो तू तड़ाक करके बदतमीजी से बोलते हैं। उनके नाजायज काम को मना करने पर मुझे धमकी देते हैं कि हम तेरी बदली करवा देंगे। चाय मांगते हैं तो वे कहते हैं कि हम तेरा तो रोज का काम है। मैं कूड़े का रेहड़ा खींचती हूँ और खाली करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है कि रेहड़ा खींचते खींचते मेरे पैरों में इतना दर्द होने लग जाता है कि इस कारण रात को नींद भी नहीं आती। काम के मुकाबले वेतन कम है। ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है कि बहुत तंगी से गुजरना पड़ता है। अभी पिछले दिनों मेरे एरिया में एक लड़की को डेंगू हुआ। उसके घर वालों ने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। इन्होंने सीएम विंडो तक शिकायत लगा दी। अब उस पर मुझसे जवाब मांगा गया तो मैंने एरिया की सफाई दिखाई। सफाई को देखकर जांच अधिकारी को सब सही लग रहा था। डेंगू का असली कारण उनके घर में ही था। उनके घर में सफाई नहीं थी। पहले मुझे अपने बारे में बताने में झिझक थी, लेकिन फिर सोचा कि कोई गलत काम नहीं किया है तो झिझक किस बात की। सोचती हूँ कि मेरे जीवन से अगर किसी को थोड़ी सी भी हिम्मत मिलती है तो अच्छी बात है। अभी तक मैंने अपने बेटों की शादी नहीं की है, लेकिन राजस्थान में रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरी दिली इच्छा है कि मैं आने वाली बहू की सास नहीं, सहेली बनकर रहूं। थैंक यू सो मच।